हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर VSEPR थ्योरी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस को डिस्कस कर लिया था। वो वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, सबसे ज्यादा शॉर्ट वीडियो अब तक की हमारे चैनल पर हुई गई है। 2 मिनट 10 सेकंड की वो वीडियो थी और उसमें आपने मतलब सब देखा होगा, डायग्राम्स आपको दिखाए गए हैं और आपको एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ठीक है, ये सब उसमें आपको बताया गया है, रीजंस वगैरह सब बताए गए हैं। तो उसमें एक तरीके से मैंने 20 या 30 मिनट का जो मैटर है उसको मैंने 2 मिनट में कवर किया है और आपके लेवल के बिल्कुल अकॉर्डिंग कवर किया है, ना तो उससे नीचे ना उससे ऊपर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं VSEPR थ्योरी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर राइटिंग में क्लियरिटी ना हो तो लिख कर लेना VSEPR इस तरीके से। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो, VSEPR। ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इंग्लिश में बताऊंगा। वी का मतलब होता है वैलेंस, एस का मतलब होता है शेल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब होता है पेयर, आर का मतलब होता है रिपल्शन। रिपल्शन तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो, बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत सी बार इसमें गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? वो इसको VSPER लिख देते हैं। वो इसको VSPER लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। आपको VSEPR लिखना है। याद कर लो, पहले V फिर S फिर E फिर P फिर R। ठीक है, और फुल फॉर्म याद कर लो इसकी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसका पार्ट 1 है हमारा, ये थंबनेल में आपने देख लिया होगा और इसका बेसिक्स आज मैं आपको बताऊंगा। चलो भाई, तो देखिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आज की। तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और भाई कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हिंदी इंग्लिश जिस भाषा में लिखना चाहो लिख देना, जवाब मिलेगा बहुत ही जल्दी और बिल्कुल संतोषजनक जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये है आज का हमारा टॉपिक। तो देखो, इसमें आज हम पहले बेसिक्स को समझेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला बेसिक्स है वो क्या है? वो है हाइब्रिडाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण। तो पहले इसको समझेंगे क्या चीज है। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर शॉर्ट में आपको बेसिक के अकॉर्डिंग मैं इसको कराऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हाइब्रिडाइजेशन को भाई। तो देखिए संकरण क्या है, जैसे आपके पास कोई एटम है कार्बन। तो कार्बन एक बार तो मैंने मुक्त अवस्था में ऐसे ले लिया और एक बार मैंने ले लिया CH4 में। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है? जो यहाँ कार्बन यूज हुआ है और यहाँ कार्बन यूज हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो कार्बन यहाँ यूज हुआ है वो तो है आपका इंडिपेंडेंट स्टेट में, ये बात आपको पता है। और जो यहाँ कार्बन यूज हुआ है वो है हमारा कंबाइंड स्टेट में, कंपाउंड स्टेट में, यानी कंबाइन हो चुका है, इसने रिएक्शन कर ली है। तो देखो यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है, एक और चीज है, ये वाला कार्बन है आपका नॉन हाइब्रिडाइज। नॉन हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज, ये आपका नॉन हाइब्रिडाइज है। जबकि ये वाला कार्बन आपका हाइब्रिडाइज कार्बन है, हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, तो देखो ये जो नॉन हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, मतलब इस पर कोई संकरण नहीं है। और देखो ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन आपका हाइब्रिडाइज कार्बन है, मतलब इस पर संकरण है। ठीक है, अब संकरण कौन सा है, कितना है, वो सब बताऊंगा। पहले थोड़ा नींव बनाते हैं आपकी। ठीक है, तो देखो देखो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन होता है एक तरीके से मिलना, एक तरीके से मिलना यानी मिक्स होना, मिलना। और हाइब्रिडाइजेशन में कौन मिलते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन में मिलते हैं आपके ऑर्बिटल्स। इस प्रक्रिया में ये एक फिनोमिना है, इसमें ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और मिल करके देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल, दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और उतने ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे। समझो बात को। देखो मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो उसमें क्या होगा। हम जानते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया भी है। तो इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास टू ऑर्बिटल हैं, टू ऑर्बिटल्स हैं। तो वो दो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एक तो है पहला और एक है आपका दूसरा। एक तो है ये, ठीक है, और एक है ये दो ऑर्बिटल है। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा? मिल जाएंगे। और जब ये मिलेंगे तो
तो ये हमारे क्या बनाएंगे, ये न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और कितने न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, देखो जितने पुराने ऑर्बिटल मिले थे उतने ही न्यू ऑर्बिटल बन जाएंगे। जितने पुराने ऑर्बिटल मिले थे उतने ही न्यू ऑर्बिटल बन जाएंगे। पुराने ऑर्बिटल एक तो ये था और एक ये था, कुल मिलाकर के 2 ऑर्बिटल मिले थे, तो नए ऑर्बिटल भी कितने बन जाएंगे, 2 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। और उन सारे नए ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी, उन सारे नए ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। देखो इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर न्यू ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, जितने मिले थे। मान लो 2 मिले थे तो 2 नए बनेंगे, 3 मिले थे तो 3 नए बनेंगे, ठीक है। और जितने भी नए ऑर्बिटल बनेंगे उन सब की एनर्जी क्या होगी, उन सब की एनर्जी सेम होगी, बिल्कुल समान ऊर्जा होगी। अगर मान लो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, अगर इसकी एनर्जी एक्स है तो इसकी एनर्जी भी एक्स ही होगी, इस तरीके से। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑर्बिटल का मिलना, इसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल मिलते हैं, ठीक है, और मिलकर के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उन नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है और नए ऑर्बिटल बनते कितने हैं, जितने पुराने ऑर्बिटल मिलते। तो अभी के लिए आप इतना समझो संकरण ये चीज है, बाकी डीप में आगे समझाऊंगा। अब हम समझते हैं थोड़ा सा संकरण को निकाला कैसे जाता है। देखो संकरण का पहला अक्षर h है, तो संकरण को हम लोग शॉर्ट में h से डिनोट करते हैं। चलो जी, तो यहां पर हम लोग संकरण को निकालना सीख लेते हैं एक बार कि संकरण निकलेगा कैसे। टेंशन मत लीजिए, संकरण आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं पूरा, अभी तो बेसिक्स है बस। तो देखो h इज इक्वल टू संकरण निकालने का सूत्र है 1/2 VE प्लस MA माइनस C प्लस A। ये संकरण निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू VE प्लस MA माइनस C प्लस A। अब यहाँ पर VE क्या है, देखो VE यहाँ पर है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। MA क्या है, MA है भाई मोनो एटॉमिक एटम्स, ठीक है। C क्या है, C है आपका पॉजिटिव चार्ज। और A क्या है, A है भैया आपका निगेटिव चार्ज। क्या है, निगेटिव चार्ज। तो VE क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। MA क्या है, नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक एटम्स। C क्या है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, और A क्या है, निगेटिव चार्ज कितना है। चलो जी, तो यहाँ पर आपको इन सब वैल्यू को रख देना है और फिर H की वैल्यू निकालना है। मान लीजिए हम CH4 के लिए निकाल रहे हैं। अब CH4 में हम कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहते हैं कितना है, तो देखिए H निकालेंगे, यहाँ पर कितना होगा 1/2। अब यहाँ पर VE रखेंगे, VE क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, कार्बन लो, कार्बन का 2,4 कर दो, ठीक है। और जो ये सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको यहाँ पर रख दो प्लस। मोनो एटॉमिक एटम्स, देखो मोनो एटॉमिक एटम्स क्या होते हैं वो समझो, मतलब उसके साथ कितने एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उस एटम के साथ जिस पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो कितने एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। तो देखो मेथेन में क्या है, मेथेन में 4 हाइड्रोजन है और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो 4 रख दो यहाँ पर। सी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मेथेन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो -0। और ए यानी निगेटिव चार्ज, मेथेन पर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है तो +0, ठीक है। निकाल लो तो कितना बचा, इसे सोल्व करके आएगा 8/2 4। अब H की वैल्यू 4 आ गई, H की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पहले आपको यहां तक पहुंचना है, 4 तक पहुंचना है, मतलब इस H की वैल्यू तक पहुंचना है। फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए H की वैल्यू पहले निकालोगे। जैसे यहां पर हम एक और मॉलिक्यूल की पे बात करते हैं, देखो जैसे भाई यहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके लिए, अमोनिया के लिए। NH3 होता है इसका फॉर्मूला। चलो जी, तो देखो NH3 पे आप अगर आपको यहाँ पर नाइट्रोजन पर संकरण निकालना है कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, देखो H इज इक्वल टू 1/2। अब देखो VE फॉर्मूला क्या होता है, VE प्लस MA माइनस C प्लस A, ये होता है। चलो तो H इज इक्वल टू 1/2। अब ये VE देखो यहाँ पर कितना है, देखो नाइट्रोजन पर निकाल रहे हैं
तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। कैसे? देखो नाइट्रोजन का कितना होता है 2,5, तो ये 5 होंगे लास्ट वाले 5 प्लस मोनो एटॉमिक एटम्स। नाइट्रोजन के साथ कितने एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? तो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर और तीनों ही हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो 3 माइनस। अब चेक करो कि अब यहां पर आप लोग चेक करो कि कोई निगेटिव, सॉरी सी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और ए का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। चेक करो कि अमोनिया पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो बोले तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब 0 प्लस क्या ए यानी निगेटिव। क्या अमोनिया पर कोई निगेटिव चार्ज है? कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब 0। तो H इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 और 3 8 बराबर 4। कितनी आ गई वैल्यू? 4 आ गई। चलो जी, तो पहले H की वैल्यू निकालना सीखो, संकर्ण तो इससे निकाल लोगे, वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो जैसे हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके लिए, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक अच्छी सी चीज पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? देखो भैया क्या पढ़ेंगे, जैसे ये है हमारे पास भाई, थोड़ा सा अच्छा भी तो होना चाहिए, बिल्कुल इजी से भी काम नहीं चलेगा आप लोगों का। ये आपके पास एक कंपाउंड है मान लो, यहां से हमने जोड़ दिया क्लोरीन। ये आपके पास क्या है? दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। इस तरीके के जो भी मनुष्य हैं उनसे आपका संपर्क कराऊंगा मैं आगे आने वाले समय में। तो ये क्या है? ये क्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कह दूं कि हर कोण पर एक कार्बन एटम होता है इस तरीके से, तो मुझे बताओ ये वाला जो कार्बन एटम है इस पर कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा? चलो जी, तो पहले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करो। कैसे? ऐसे देखो, केमिस्ट्री है तो इसमें थोड़ा सा आपको मतलब बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाना है। अब इस वाले कार्बन पे पूछ रहा है, चलो जी, तो कैसे निकालेंगे? देखो एस की वैल्यू निकाल दो इसके लिए, 1/2। तो Ve पहला क्या आता है यहाँ पर? Ve आता है। तो इस कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,4, तो 4 होंगे, मतलब तो 4 प्लस Ma मोनो एटॉमिक एटम। इस कार्बन से कितने एटम, इस कार्बन से कितने एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं? तो देखो इस कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ा है, ये वाला भी जुड़ा है और ये क्लोरीन भी जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये तो हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। ये वाला कार्बन इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और ये वाला भी सिंगल बॉन्ड से, मतलब 2 एटम ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 2 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस कार्बन पर है? नहीं है जी, तो -0। कोई निगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो +0। चलो देखो ये जो साइन है ना प्लस माइनस प्लस, ये तो फॉर्मूले में ही है, आपको तो बस वैल्यूज रखनी है यहाँ पर। तो H इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। H की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। चलो, तो इस तरीके से आपको H की वैल्यू निकालनी है और आपका काम हो जाएगा। अब हम पता कर लेते हैं कि H की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन इससे संकरण कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पता करेंगे? चलो वो अब मैं आपको बताता हूं। तो भाई यहां पर देखो थोड़ा सा, हमने 3 चीज निकाली, मेथेन, अमोनिया और ये क्लोरोबेंजीन के लिए H की वैल्यू। अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताता हूं कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं है, आपको एक टेबल याद करनी है ऐसे, H और संकरण। देखो अगर H की वैल्यू 2 है, अगर H की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कौन सा होगा? sp होगा। अगर H की वैल्यू 3 है तो संकरण कौन सा होगा? संकरण sp2 होगा। अगर H की वैल्यू 4 है तो संकरण कौन सा होगा? sp3 होगा। अगर H की वैल्यू 5 है तो संकरण कौन सा होगा? sp3d होगा। अगर H की वैल्यू 6 है तो संकरण कौन सा होगा? sp3d2। इस तरीके से, तो बस इस टेबल को याद कर लेना। देखो अगर H की वैल्यू 2 है तो संकरण sp होगा, अगर H की वैल्यू 3 है तो sp2 होगा, H की वैल्यू 4 है तो sp3 होगा, 5 है तो sp3d होगा और 6 है तो sp3d2 होगा। क्लियर? चलो, तो अब हम देख लेते हैं, यहां पर हमने एक तो मीथेन के लिए निकाला था, एक अमोनिया के लिए, एक इसके लिए। चलो जी,
तो यहाँ पर हमने निकाला था, यहाँ पर कार्बन के लिए निकाला था, तो H की वैल्यू कितनी आई थी? H की वैल्यू आई थी 4। यहाँ H की वैल्यू कितनी आई थी? 4 आई थी। देखो कार्बन के लिए निकाला था, यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए, यहाँ पे इस वाले कार्बन के लिए निकाला था, तो H की वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी। चलो, तो H की वैल्यू यहाँ 4 आई थी, तो कितना होगा? sp3 होगा। चलो जी, तो यहाँ पर sp3 होगा। यहाँ पर H की वैल्यू 4 आई थी, तो यहाँ पे भी sp3 होगा। चलो सर, यहाँ H की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ H की वैल्यू 3 आई थी, तो sp2 होगा। sp2। अब sp2 किस पर होगा? पूरे कंपाउंड पर नहीं होगा। sp2 किस पर होगा? पूरे कंपाउंड पर नहीं होगा। sp2 केवल इस वाले कार्बन एटम पर होगा। ठीक है, ऐसे हर कार्बन एटम का अलग अलग निकलेगा। समझ रहे होंगे बात को। sp2 केवल इस कार्बन के लिए है, यहाँ पर sp3 इस नाइट्रोजन के लिए है, यहाँ पर sp3 इस कार्बन के लिए है। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा, बस H की वैल्यू निकालने तक आपको काम करना है, उसके बाद तो एक टेबल के अकॉर्डिंग निकाल लो। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप लोग संकरण निकाल सकते हो। तो संकरण क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और संकरण कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बताया। अब हम देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री के बारे में। देखो यहाँ पर ना आपको अब तक कुछ भी पॉइंट नोट नहीं करना है, मैं VSEPR अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके बेसिक्स हैं, बस पहले बेसिक्स को पक्का कर लो। बेसिकली ये चीज तो कोई पढ़ाएगा भी नहीं, आपको डायरेक्ट रटवा देंगे, लेकिन मैंने सोचा पहले बेसिक्स करवाया जाए तो ये चीजें सही चलेंगी। चलो भाई, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिए, कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर दो चीज होती हैं। एक तो होता है उसकी शेप, उसकी शेप को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोले तो सर आकृति। शेप क्या मतलब? आकृति। और एक होती है मेरे भाई ज्योमेट्री। क्या होती है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को बोलते हैं हिंदी में ज्यामिति। क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। चलो जी, तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल की एक तो होती है शेप और एक होती है ज्योमेट्री। ये दो टर्म हैं जिनको हम किसी मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस टॉपिक को बताने से पहले हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे, एक तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। एक तो बॉन्ड पेयर और एक भाई लोन पेयर। चलो सर, देखो भाई दो चीज है आपके पास, एक तो बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर होता है, इसको मैं डिनोट करूंगा बीपी से। बीपी वो ब्लड प्रेशर मत समझ लेना। एक है लोन पेयर, लोन पेयर को डिनोट करता हूं मैं एलपी से। एलपी यानी लोन पेयर। आपको हालांकि कहीं भी जाकर के पूरा लिखना है, बॉन्ड पेयर लिखना है, लोन पेयर लिखना है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं बीपीएलपी। चलो सर, अपने नोट्स में आप बीपीएलपी लिख सकते हो। तो बॉन्ड पेयर क्या है? मान लो आपके पास अमोनिया के एग्जांपल से समझते हैं। अमोनिया है सर, अब अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसी होती है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। तो दरअसल बुक्स में ये अमोनिया की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। समझ रहे हो? बुक में आपको इस टाइप की अमोनिया की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो जी, तो देखो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली निठल्ले पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? निठल्ले पड़े हुए हैं, बिल्कुल खाली है। देखो इस वाले बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से, भाई एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का, इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। बोले तो एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, इसमें भी दो होंगे, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज किए गए हैं, उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। देखो पेयर क्या होता है? पेयर होता है दो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, एक तरीके से उसको पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर नहीं है, ये बॉन्ड पेयर है। क्यों है? क्योंकि ये बॉन्डिंग में यूज हुआ है, ये खाली नहीं है, ये बॉन्डिंग में यूज हुआ है। ऐसे ही एक बॉन्ड पेयर ये भी है। क्यों? क्योंकि ये भी एक बॉन्ड बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है। ये भी बॉन्ड पेयर है क्योंकि बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है। लेकिन ये जो है, ये बाबूजी हैं आपके लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। क्यों? देखो लोन वर्ड बना है एलोन से, लोन वर्ड बना है एलोन से, एलोन का मतलब अकेला। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अकेले पड़े हुए हैं, तो इनको हमने लोन पेयर बोल दिया कि ये एक लोन पेयर है। दो इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को हम, दो इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो उसको पेयर बोलते हैं। तो ये एक लोन पेयर है क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं।
और ये 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होते हैं पता होना चाहिए। और किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो भी सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर ही हो लोन पेयर ना हो। देखो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर भी हो लोन पेयर भी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि केवल बॉन्ड पेयर हो लोन पेयर ना हो। जैसे जैसे आपके पास मेथेन है, मेथेन एक ऐसा कंपाउंड है इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर है। क्यों? देखो 4 बॉन्ड बने हुए इस तरीके से, ठीक है, तो सब में एक एक पेयर होगा, तो ये यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है। लेकिन कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा ही नहीं हुआ है। इस तरीके से ये क्या है हमारा, यहाँ ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड पेयर तो है लेकिन लोन पेयर 0 है। ठीक है, चलो तो आज का हम ये टॉपिक अपना यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग मॉलिक्यूल की शेप को और ज्योमेट्री को निकालना सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो आज ये हमारा VSEPR का पार्ट 1 हो गया है। यहाँ पर हमने केवल बेसिक्स को डिस्कस किया है, यहाँ पर VSEPR का कोई भी पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया है। केवल उसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए थे, वो हमने आज समझे हैं। तो इन बेसिक्स को आप लोग घर पर जाकर पढ़ना और अपने नोट्स को प्रिपेयर करना, और जो मैंने पढ़ाया है केवल इतना ही करना, वो ही सफिशिएंट होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग VSEPR के पॉइंट्स को स्टार्ट कर देंगे पार्ट 2 में। एक तरीके से ये VSEPR के बेसिक्स हैं, कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ एग्जाम में आप इनको पॉइंट के रूप में मत मेंशन करना वहां पे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने को पॉइंट बना दिया, वो पॉइंट नहीं है, वो केवल बेसिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं आज। जो VSEPR मेन थ्योरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से पढ़ाऊंगा पार्ट 2 से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।